नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं वह भारत के लिहाज से, म्यांमार के लिहाज से, चीन के लिहाज से और यदि मैं कहूं तो साउथ एशिया के लिहाज से और ईस्ट एशिया के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं पहले भी आपसे कई लेक्चर में बात किया हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। हम सब इस चीज़ को देख रहे हैं, जहां एक तरफ रसिया और चीन की दोस्ती बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है पूरा यूरोप और अमेरिका, कनाडा, रूस पर नए तरह के प्रतिबंध लगा रहा है यूक्रेन युद्ध को लेकर के। तो पूरा अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप युद्ध में फंसा हुआ है, वहीं अरब जो है इजराइल के साथ कहीं न कहीं वहां पर घिरा हुआ है। हमास को लेकर के संघर्ष में ईरान वहां पर जो है आप जान रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता बन रहा है। यमन का हुती जो विद्रोही समूह है वह इजराइल के खिलाफ काम वहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। इन सब चीजों के बीच हमने चर्चा किया था कि साउथ एशिया अगर आप देखेंगे और ईस्ट एशिया, उसमें थोड़ी सी शांति देखने को मिल रही है, लेकिन यह भी जो है समय के साथ झूठा साबित होता नजर आया। जिस तरह से पिछले दिनों पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पर लगातार लोगों के द्वारा गृह युद्ध की स्थिति बना दी गई है और वो भारत के लिहाज से तो अच्छा है ही। अब यहां पर दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि खबर यहां तक आ रही है कि म्यांमार एक तरह से समझ सकते हैं कि पूरी तरह से एक राष्ट्र के रूप में बिखरने वाला है। म्यांमार पतन की ओर जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने व्हाइट मैन कॉन्सेप्ट देते हुए कहा कि एक व्हाइट मैन ने ऑफर दिया, अमेरिका की तरफ इशारा था कि बांग्लादेश को तोड़ करके चटगांव को और म्यांमार के कुछ हिस्से को एक नया देश के रूप में बनाया जाना चाहिए। अब यह समझ लीजिए किस तरह से पूरी दुनिया तब्दील हो रही है और इसका असर आगे आने वाले समय में वैश्विक राजनीति पर और अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का पड़ने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और म्यांमार को लेकर के हम देखेंगे कि म्यांमार में फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तेज गर्मी के बीच संस्कृति आईएएस आपके लिए एक राहत भरा खबर लाया है और विभिन्न कोर्सेज पर 50 से 75% तक का आपको ऑफ दिया जा रहा है। यह 1 से 5 जून तक वैलिड रहने वाला है। सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर यह उपलब्ध रहने वाला है। कोर्स कौन से हैं? यूपीएससी के विभिन्न कोर्स हैं, इसके अलावा पीसीएस के कोर्स है, एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ का फिर से एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए भी कोर्स है, आप वो ले सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो sanskritIAS.com पे आप जाइए, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉल करके हमारी टीम से बात कीजिए, विस्तृत जानकारी लीजिए इसके विषय में और मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन करा करके अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। अगर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर पर नजर दौड़ा रहे हैं तो हर जगह यह खबर जो है अपने आप में ही चर्चा में बना हुआ है और वैश्विक मीडिया का ध्यान फिर से यह खींचता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप चाहें तो बीबीसी हिंदी के वेबसाइट पे जाइएगा। बीबीसी हिंदी ने बहुत अच्छे से इस पर एक रिपोर्टाज तैयार किया है आप लोग के लिए और वो पढ़ना चाहिए कि म्यांमार में क्या स्थिति हो रहा है। यहाँ देखेंगे म्यांमार क्या बिखरने की कगार पर है, चीन की क्या है रणनीति। ठीक है, तो ये चीजें आई है और ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है म्यांमार में गृह युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है। सबसे पहले म्यांमार के लोकेशन को समझ लेते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश का यहाँ पर पड़ोसी देखने को मिलेगा, ये चीन का भी पड़ोसी देखने को मिलेगा, थाईलैंड, लाओस, ये सब। तो ये एरिया जो पड़ जाता है, ये येलो जो दिख रहा है, ये म्यांमार है। एक समय में इसे कहा जाता था बर्मा, लेकिन बर्मा से तब्दील होकर के इसका नाम 1999 में म्यांमार रखा गया था। अब चूंकि यहाँ पर इसका लोकेशन देखिए, आसियान कंट्रीज जो 10 हैं उसका भी एक हिस्सा म्यांमार है। ठीक है, अब इस वजह से इस एरिया में यदि किसी तरह की अस्थिरता होती है तो इसका निश्चित तौर पर प्रभाव भारत पर पड़ना तय है और भारत यदि प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पर दक्षिण एशिया इससे प्रभावित हो जाएगा। दक्षिण एशिया में और जो कई छोटे देश हैं वो सभी इससे प्रभावित होंगे और ये पूरा एरिया जो है अपने आप में ही कह सकते हैं अशांत हो जाएगा। खास करके ये वाला जो एरिया पड़ता है हिंद महासागर और वे ऑफ बंगाल से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का से जाता है सिंगापुर और वहां से व्यापार, तो दुनिया की आधी जो है समुद्री व्यापार जो है इसी रूट से होता है। तो पूरा कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पूरा एरिया प्रभावित हो जाएगा। इस वजह से संभव है आने वाले समय में पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और देखने को मिलेगा कि
अर्थव्यवस्था में एक कह सकते हैं कहीं न कहीं उसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। यह भी संभावना जताया जा रहा है कि ऐसा ना कहीं हो जाए कि आर्थिक मंदी ही पूरी दुनिया में आ जाए, क्योंकि इसका जो लोकेशन है वह महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं कि म्यांमार की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि म्यांमार एक राष्ट्र के रूप में अब शायद रह ही ना जाए। ऐसा संभव है कि म्यांमार में किसी भी दल का सरकार ना हो, सेना का भी वहां पर प्रभुत्व ना हो और वह टुकड़ों में बट जाए, कई गुट वहां पर शासन करने लग जाए। देखिए होता क्या है कि 2024 यानी कि इसी साल सेना भर्ती के वहां पर कुछ नियम बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप ये तो जानते हैं ना कि म्यांमार में पिछले कुछ वर्षों से वहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, यानी कि वहां की स्टेट काउंसलर हुआ करती थी आंग सान सू की। आंग सान सू की जो पार्टी थी वो दोबारा जीत करके आई थी, लेकिन वहां पर सेना को लगा कि यदि ये जीत रही हैं तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगा, तो तख्ता पलट कर दिया गया था। मैं विस्तार से उस पर आपको आऊंगा, चर्चा करेंगे। यहां समझिए हुआ क्या है। तो कुल मिलाकर के जमा बात इतना है कि अभी म्यांमार में जिसके द्वारा सत्ता चलाया जा रहा है वह जनता के द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि नहीं है, सरकार नहीं है, एक सैन्य शासन के द्वारा सरकार चलाया जा रहा है। अब समझिए 2024 में सेना भर्ती में एक नियम आ गया। यह नियम जो है पुराना कानून है, लगभग 3 दशक 4 दशक पहले यह कानून हुआ करता था म्यांमार में। अब यह कानून क्या है, जब मैं आपको इस कानून को बताऊंगा तो भारत में भी कुछ नेता, कुछ बार कुछ पार्टियां इस बात को लेकर के बयानबाजी करती रहती है। आप जोड़ के देखिएगा। कहा यह गया कि अब सेना में 35 साल से कम उम्र के पुरुष, ये पुरुष जो है इनकी उम्र जो भी है 35 साल से कम के हैं, और यदि कोई महिला है और उनकी उम्र जो है 27 साल से कम की है, तो इन्हें अनिवार्य रूप से सेना में अपनी सहभागिता देनी होगी। और कितने वर्षों के लिए, तो ये कम से कम 2 वर्ष के लिए इन्हें ऐसा करना है। 2 साल के लिए इन्हें सेना में आना ही होगा अनिवार्य रूप से। अब यहां पर समझ लीजिए, कोई व्यक्ति अगर चाहे कि मैं ऐसा नहीं करूं, मैं किसी और तरह की सर्विस में जाना चाहता हूं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जेल की कठोर सजा दी जाएगी। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि सेना जबरदस्ती क्यों कर रही है। मान लीजिए आपका काम है कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं और आपको आज जबरदस्ती भारत सरकार कह दे कि नहीं, आपको सेना में आना है, ठीक है, तो आप विद्रोह पर उतर जाएंगे और तमाम देश के तमाम नागरिकों के साथ ऐसा किया जाए सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पर अराजकता हो सकता है। भारत में देखिए सेना में आप जानते होंगे एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोड, तो उसमें स्वैच्छिक तौर पर लोग जाते हैं, युवा अपने स्कूल के समय में, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के टाइम में इसमें शामिल होते हैं। और ये कोर्स होता है, इसके अंदर ए सर्टिफिकेट होता है जो कि स्कूल के समय में होता है, फिर कॉलेज में जाएंगे तो बी सर्टिफिकेट होगा और सी सर्टिफिकेट होगा, यानी कि 1-1 साल का ये होता है। तो ये स्वैच्छिक आधार पर है। लेकिन म्यांमार की सेना ने कहा कि नहीं, आपको जो है अनिवार्य रूप से ये करना ही होगा। अब इस बात को लेकर के लोग विरोध करने लग गए। अच्छा, इसका टारगेट क्या है, क्यों ये कर रही है सेना, म्यांमार की सेना? तो सेना में 60,000 अतिरिक्त लोगों को शामिल करना चाहती है। अब यहां पर एक पेच फंसा हुआ है। ये 60,000 अतिरिक्त लोगों को सेना में म्यांमार की जो सेना है वो क्यों शामिल करना चाहती है? तो इसका वजह क्या है पता है? अपने ही नागरिकों को दमन करना, अपने ही नागरिकों को दबाना। क्यों? मैंने कहा कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहां पर जो है सत्ता सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। और अभी वहां जो सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मिन आंग हलिंग, आज तक के सबसे अलोकप्रिय ये जनरल रहे हैं वहां के, ठीक है। जनता इनसे उब चुकी है, जनता इनको खदेड़ रही है, जगह जगह संघर्ष हो रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि नागरिकों को दबाएं। इसके वजह से क्या करें, अलग अलग तरह के ये हथकंडे अपना रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो म्यांमार में 330 शहर है कुल। 330 शहर में 230 शहर में प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। 230 शहर में प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिंसात्मक गतिविधि के द्वारा यहां पर सेना इनके प्रदर्शन को कुचलना चाह रही है। अब यहां पर यह बात समझिए कि अभी तक 2600 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पूरे देश में, और यह मृत्यु सेना के द्वारा किया गया है वहां पर। अब समझ सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा होगा। लोग घरों से निकल करके हर जगह रोड पर वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि जहां 2600 लोगों की मृत्यु हुई है, वहां तकरीबन कहा जा रहा है कि 27 मिलियन
लोग जो हैं इस सभी वजह से ये जो झड़प चल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये पलायन कर गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं, पड़ोस के देशों में ये भाग रहे हैं ये लोग। अब समझ सकते हैं इस वजह से क्या हो रहा है, समस्याएं कहीं ना कहीं वहां पर उत्पन्न हो रही है। सेना के द्वारा अपने ही लोगों पर ड्रोन हमला किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अपने ही नागरिकों को, वे नागरिक जिनका कोई कसूर नहीं है, वे निहत्थे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर जो है हवाई हमला किया जा रहा है, ड्रोन के द्वारा हमला किया जा रहा है। तो ये स्थिति जो है इसीलिए बहुत भयानक होता जा रहा है और शामिल इसीलिए कर रहे हैं 60,000 लोगों को सेना में, ताकि जो है इनके माध्यम से जो विद्रोह हो रहा है उसको कुचला जाए। तो ये चीजें थी। अब यहां पर देख लीजिए, जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि यदि वहां पर सत्ता बदलना है तो पहली बार म्यांमार की सेना जो है अब तक सबसे ज्यादा कमजोर हुई है। तो अब यहां पर यह है कि यदि सेना कमजोर हो गई है, जुंटा कमजोर हुआ है, और दूसरा वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर देश का भविष्य क्या होगा, यही प्रश्न यहां पर बना हुआ है। देखिए, सिविलियंस के द्वारा अगर आप देखेंगे तो ये जो है जुंटा का एक ऑफिस है, वहां पर अटैक कर दिया जाता है। यहां म्यांमार की सेना रहती है और यहां पर अटैक कर दिया जाता है लोगों के द्वारा, और ये जगह जगह होगा। वहां के बहुत सारे विद्रोही गुट हैं जो आपस में ट्रेनिंग अब कर रहे हैं, यानी कि वे अभ्यास कर रहे हैं आर्मी से लड़ने के लिए। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार है, बात समझ लीजिए यहां पर। तो वे संघर्ष कर रहे हैं ताकि आर्मी को वे पछाड़ सकें और आर्मी को सत्ता से बाहर कर सके। ये सब की शुरुआत कहां से होती है, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फरवरी 2021 में हमें चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त तख्ता पलट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जनरल मिन आंग हलिंग के द्वारा। और उस वक्त स्टेट काउंसलर हुआ करती थी आंग सांग सुकी। आंग सांग सुकी जो है, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है पीस के लिए, ठीक है। और लंबे समय तक ये संघर्ष करती रही लोकतांत्रिक सत्ता को लाने के लिए म्यांमार में। इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। भारत के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध रहा है। अब यहां पर क्या होता है कि म्यांमार में यही सरकार चला रही होती है, ठीक है, इन्हीं के पार्टी के द्वारा होता है। अब क्या होता है कि 2020 में ये दोबारा जीत जाती है इनकी पार्टी। जब 2020 में इनकी पार्टी दोबारा जीतती है, ये स्टेट काउंसलर होती है, उस वक्त एक डर होता है। डर क्या होता है कि ये संविधान बदल सकती है। अब संविधान बदलने में क्या डर है सेना को? तो इसके लिए आपको 2008 में चलना पड़ेगा। दरअसल 2008 में क्या होता है कि वहां पर म्यांमार में नया संविधान आता है। उस नए संविधान में संसद के दोनों सदनों में, म्यांमार में भी संसद के 2 सदन हैं, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही। तो वहां पे संसद के दोनों सदनों में 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई। मजे की बात है कि ये 25% आरक्षण की व्यवस्था किनके लिए किया गया था? तो सेवारत सैनिक जो ऑफिसर्स होंगे, अधिकारी होंगे, उनके लिए। अब जरा समझ सकते हैं आप, आज ये कर दिया जाए कि भारत में जितने भी सीट हैं उसमें 25% पर चुनाव नहीं होगा, चूंकि 25% सीट जो है रिजर्व कर दिया गया है इंडियन आर्मी के लोगों के लिए। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? क्या आप जो है घरों में बैठे रहेंगे या विद्रोह करने लग जाएंगे कि नहीं, मेरा अधिकार है कि कौन व्यक्ति मेरे लिए आवाज उठाएगा संसद में, ये मैं चुनूंगा। यही चीज यहां पर हुआ। नए संविधान में ये चीजें बदल करके 25% आरक्षण आर्मी को दे दिया गया कि उनको चयन होने के, उनको मतलब इलेक्शन लड़ने का जरूरत ही नहीं है, सीधे वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। यह इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो म्यांमार का सत्ता रहा है, वहां पर शुरुआत से ही सेना का वर्चस्व रहा है, वहां पर आर्मी का वर्चस्व रहा है। आर्मी और सत्ता के जो लोग रहे उनका हमेशा संघर्ष चलता रहा है और सुकी लगातार इस काम को करती रही हैं। तो इनको डर था कि संविधान बदला जा सकता है, दोबारा ये सत्ता में चुन करके आती है। अब इसी बात को लेकर के जो यहां पर हलिंग साहब होते हैं, इन्होंने क्या किया, इन पर विभिन्न तरह के आरोप लगा दिए। आरोप क्या लगाया कि इलेक्शन में बहुत धांधली हुआ है, चुनाव में भ्रष्टाचार का सहारा लिया गया है। यह सब करके इनको फिर जेल में डाल दिया गया और वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया। फरवरी 2021 की बात मैं आपको कर रहा हूं, 1 फरवरी का यह मसला है। फरवरी के पहले तारीख को ही यह सब हो जाता है। तो इनका तख्ता पलट हुआ। मजे की बात है कि इनको 33 साल के जेल की सजा हुई। पिछले साल हालांकि एक केस में सुनवाई चल रहा था और मैं कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें एक आर्टिकल में था कि इनकी 5 साल का जो सजा है वो कम कर दिया गया है। तो 33 साल का पहले था और ये 27 साल में अब तब्दील हो गया है। 2-3 साल ये जेल में अब गुजार चुकी हैं। अब समझिए, यानी कि पूरी उम्र
यदि सेना यहां से नहीं बेदखल होती है सत्ता से, तो ये अब लगभग आप समझ सकते हैं कि ये अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहने वाली है। तो ये स्थिति वहां पर सेना के द्वारा बना दिया गया। अगर देखिए, स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये 1 फरवरी 2021 की बात मैं बता रहा हूं। नवंबर 2020 में सू की पार्टी की जो है वह 396 सीट जीत करके सत्ता में आई थी, तो अच्छा बहुमत था। सेना का आरोप यही हुआ कि चुनाव में ये धांधली कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, लोग जो है यहां पर सड़कों पर उतर आए। मैंने पहले भी आपसे कहा कि 330 शहर में 230 शहर में लोग जो है सड़कों पर उतर गए हैं। गांव-गांव लोग जो है अब घर से बाहर निकल रहे हैं। और यहां पर हलिंग जो है यहाँ के जनरल, ये पहले भी मैंने बताया कि अब तक के सबसे अलोकप्रिय सेना के अध्यक्ष रहे। इनका हर जगह विरोध किया जा रहा है और इसी वजह से ये ड्रोन हमला करवा रहे हैं, हवाई हमले के माध्यम से चीजों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इन्हें 60,000 अधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है और ये नया कानून ये ले आए हैं। अब यहां पर ये समझिए, वहां पर कई सारे विद्रोही संगठन है। अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 18, ये 18 जो विद्रोही संगठन है ये सशस्त्र विद्रोही संगठन है। यानी इनके पास, इन 18 संगठन के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार मौजूद है। और इस 18 में से 3 ऐसे हैं जिसको कहा जाता है 3 ब्रदरहुड अलायंस। ये 3 मिलकर के लड़ते हैं, वहां के आर्मी से अभी लड़ रहा है। देखिए, जिसमें से एक है KNU, और ये KNU जो है सबसे शक्तिशाली विद्रोही संगठन वहां का है, जो देखिए यहां पर ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है। और इस वजह से क्या है कि लगातार वहां पर सेना कमजोर होती हुई अब जा रही है। तो अब मामला ये हो रहा है कि सेना वहां लगातार कमजोर हो रही है और सरकार जो है वह है नहीं। विपक्ष अभी नहीं चाह रहा है कि सेना बाहर हो जाए, क्योंकि विपक्ष अभी चुनाव में नहीं जाना चाह रहा है, कोई तैयारी किसी तरह का है नहीं। जो स्टेट काउंसलर हुआ करती थी वहां की आंग सान सू की, वो जेल में है, 27 साल की सजा में है। तो और विभिन्न सारे विद्रोही संगठन है, एक नहीं 18 तो मैं बताया, 18 वो जो सशस्त्र हैं, ठीक है, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में है, इसके अलावा भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है, जो जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, उनका कहना है कि जिस हिसाब से म्यांमार पिछले कुछ दिनों में आगे बढ़ रहा है, वहां के घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। यह संभव है आने वाले समय में सेना को सत्ता से बाहर कर दिया जाए, तो सेना तो बाहर हो गई, अब वहां पर कोई चुनी हुई सरकार भी नहीं है, वो भी जेल में है। तो ये विभिन्न जो विद्रोही संगठन हैं, इन्हीं विद्रोही संगठन का सत्ता पर कब्जा हो जाएगा। अब ये विद्रोही संगठन एक तो है नहीं, ऐसे विद्रोही संगठन के तादाद जो है दर्जनों में है। फिर ये अलग अलग क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लेंगे, क्योंकि वहां का जो, अगर आप देखेंगे, मैंने मैप आपको शुरुआत में दिखाया था, तो म्यांमार के उत्तरी भाग में, म्यांमार के दक्षिणी भाग जो रखाइन प्रांत वगैरह पड़ता है, पश्चिमी और पूर्वी में अलग अलग विद्रोही संगठन जो है, आप कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व रखता है। यहां तक कि कुछ विद्रोही संगठन जो है वहां फ्री अस्पताल की सुविधा देते रहते हैं, स्कूल बना देते हैं, लोगों के लिए रोड बना रहे हैं, यानी कि सामाजिक काम कर रहे हैं। शुरुआत से ही वो समाज में अपनी पैठ बना रहे हैं कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम सेना को बाहर करेंगे और सत्ता पर हम काबिज हो जाएंगे। तो अगर इस तरह की चीजें होगा, विभिन्न जो है विद्रोही संगठन आ जाएगा, तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो म्यांमार संभव है आने वाले समय में कई टुकड़ों में बंट सकता है। और उसमें भी ये जो हवा अभी मिल गया था, शेख हसीना साहिबा जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि व्हाइट मैन कॉन्सेप्ट जिसकी मैंने बात की, उन्होंने कहा कि एक नए देश बनाने की बात हुई। तो जो एक नए देश बनाने की बात हुई ना, वह दरअसल बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर को लेकर के था। तो यहां पर देखिए, ये जो एरिया आपको लगभग दिख रहा है बांग्लादेश का, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये चटगांव वाला, और म्यांमार का ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा मिला करके एक नए देश बनाने की बात की गई। तो इसमें म्यांमार भी शामिल है, ठीक है। अब यहां पर अगर एक, और ये कैसा, एक ईसाई देश बनाने की बात की गई, अलग धर्म के लोग बनाने की। तो इस वजह से क्या हो सकता है, ये पूरा एरिया जो है अब अशांत हो सकता है, जिसकी बात यहां पर कही जा रही है कि कोई अब सत्ता संभालने वाला ही नहीं बनेगा। तो क्या होगा, इससे पहले भी म्यांमार की एक घटनाक्रम में आपको याद दिलाऊं, रखाइन प्रांत के विषय में आपने मैगजीन वगैरह में पढ़ा होगा, वेबसाइटों पे। रखाइन प्रांत क्या है, तो म्यांमार का एक राज्य है। अब ये किससे संबंधित है, तो यहां पर रोहिंग्या मुसलमान की चर्चा आपने सुनी होगी। रोहिंग्या समुदाय का टकराव होता है वहां के बौद्ध धर्म के लोगों के साथ। तो बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वहां पर, ये मानते ही नहीं है कि रोहिंग्या
म्यांमार के नागरिक हैं, इसीलिए इन्हें भगा दिया जाता है। तो ये भाग करके बांग्लादेश पहुंचते हैं, भारत के विभिन्न आइलैंड पे ये आ जाते हैं और इंडिया में भी, दिल्ली तक में है। तो ये समस्या वहां पर बना हुआ है। ठीक वैसा ही विद्रोह होने की यहां पर संभावना है। अब यहां पर दो देशों का हित मायने रखता है। दो देश कौन सा है? एक है चीन और दूसरा हमारा प्यारा भारत। अब दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चीन इसमें ना बहुत स्मार्ट है। उसका जो, अगर आप देखेंगे, एक तरह से विदेश नीति की बात किया जाए तो वो बहुत ही व्यवहारिक विदेश नीति है। वह आदर्शवादी विदेश नीति लेकर के चलता ही नहीं है। इसीलिए जब वहां पर चुनी हुई सरकार थी आंग सान सू की, तब भी ये इनके साथ अच्छा संबंध बना करके रखते थे, और जैसे ही सैन्य शासन आया तब भी ये इसके साथ अच्छा संबंध बना करके रखा हुआ है। इसकी वजह क्या कहेंगे आप? इसकी वजह यह है कि चीन जो है म्यांमार में बहुत अधिक इन्वेस्ट कर चुका है, जैसे कि बाकी देशों में किया है उसने, और खास करके ऊर्जा संबंधी जो प्रोजेक्ट हैं, कई पाइपलाइन गैस प्रोजेक्ट है, ये सब जो है म्यांमार में चीन के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। इन सब चीजों में चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि चाहे सत्ता में जो भी आए, लेकिन उसका आर्थिक हित बरकरार रहे। चीन दरअसल अपने आर्थिक हित को ही आगे रखता है। जैसे कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी ब्रिटिश सरकार, अपने आर्थिक हित के वजह से वो कुछ भी कर सकती थी, कितना भी निचले स्तर तक जा सकती थी, मारकाट कर सकती थी। वही स्थिति चीन का है। कोई आदर्श नहीं, चाहे सत्ता में कोई रहे, हम उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने पैसा लगाया है, वह जो है बना रहे, नहीं तो वहां जो स्थिति है वह बिगड़ जाएगा। अब भारत को लेकर के देखते हैं। अब यहां पर भारत को लेकर के दो तीन चीजें हैं। अब वो दो तीन चीजें क्या है? एक तो है सामरिक दृष्टिकोण से, हमारा पड़ोसी देश भी है, कई राज्यों के साथ वो सीमा साझा करता है, तो सामरिक दृष्टिकोण तो होगा ही। और दूसरा हमारा अर्थव्यवस्था का भी हम देखेंगे, कनेक्टिविटी किस तरह से आगे बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं, ये देखिए, कई राज्यों के बॉर्डर आप देखेंगे तो म्यांमार से मिलता है, और तकरीबन 1643 किलोमीटर बॉर्डर हम इसके साथ साझा करते हैं। यह जो है स्थलीय बॉर्डर है, ठीक है। और अगर नागालैंड की स्थिति मैं आपको बताऊं तो नागालैंड में बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जहां पर तो बॉर्डर डिफाइंड भी नहीं है। अगर इन दोनों का यहां पर देखेंगे, नागालैंड के बहुत सारे जनजातीय समुदाय और यहां पर जो म्यांमार के जनजातीय समुदाय हैं, इस बॉर्डर वाले इलाके में, इनमें आपस में देखेंगे तो बेटी रोटी का रिश्ता है। यानी कि कहने का मतलब है, ये व्यापार करने भी इधर से इधर आते हैं और विवाह शादी भी होता है जनजातीय समुदाय के बीच में। इसीलिए यहां पर जो है भारत सरकार भी बहुत अधिक सख्ती नहीं करती है, क्योंकि जब जब ऐसा होता है तो नागालैंड में बहुत विद्रोह हो जाता है और म्यांमार में भी यही स्थिति हो जाती है। तो एक बात तो हो गया। मणिपुर यहां पर देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, और अरुणाचल प्रदेश भी, ये सब जो है यहां पर सीमा साझा करता हुआ नजर आता है म्यांमार से। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा पड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट में ये जो 7 सिस्टर्स है, 7 स्टेट और एक छोटा भाई सिक्किम भी पड़ जाता है उधर ऊपर में, तो कुल मिलाकर के ये 7-8 जो स्टेट हैं, इसके लिए हमारे पास ये म्यांमार है, जो ये हमें मजबूती देता है एक तरह से। देखिए, ये इधर से जितने भी स्टेट हैं इसको सपोर्ट कर रहा है। तो म्यांमार हमारे लिहाज से देखेंगे तो आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कनेक्टिविटी को लेकर के मैंने बात किया। देखिए, यहाँ पर जो भारत सरकार प्रोजेक्ट चला रही है, ये वाला जो आपको हिस्सा दिखेगा, देखिए यहाँ पर से रोड यहाँ चलना शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, और ये म्यांमार होते हुए अगर आप देखेंगे तो ये थाईलैंड तक पहुँचता है। तो ये वाला जो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जिसको कहा गया है, तो ये हाईवे जो है, इस पर काम चल रहा है। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि ये सारा काम रुक जाए, और यहाँ से हम जो है यहाँ तक, वियतनाम तक हमें पहुँचना है, सिंगापुर तक पहुँचना है, हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है, आसियान कंट्री के साथ जो है बेहतर संबंध स्थापित करने हैं। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि म्यांमार में अस्थिरता रहे। यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता रहेगा, तभी भारत की जो आकांक्षा है उसमें उसे मजबूती मिल सकता है, वह सफल हो जा सकता है। तो भारत के नजरिए से देखें तो उसका पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में शांति रहना बेहद जरूरी हो जाता है। दक्षिण एशिया इसके वजह से प्रभावित हो सकता है और फिर भारत को परेशानी होगा। और भारत, सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र का समर्थक है। तो भारत तो शुरुआत से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सैन्य शासन है, तो सैन्य शासन को भारत अधिक समर्थन नहीं देता आता है, ठीक है। भारत चाहता है कि लोकतांत्रिक सरकार हो जाए, इसलिए आंग सान सू की जब वहाँ के स्टेट काउंसलर थी तो उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था। चलिए, अब देखना ये होगा कि इस दौर में
जब पूरी दुनिया में कुछ न कुछ स्थिति बदल रहा है, युद्ध की स्थिति छिड़ा हुआ है, फिर क्या म्यांमार में भी अब विद्रोह शुरू हो जाएगा और यह संभव है कि म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, वहां पर जो है सेना को सत्ता से हटा दिया जाए? क्या लोकतांत्रिक सरकार आता है, चुनाव वहां पर फिर होता है, या फिर विद्रोही संगठन जो विभिन्न हैं उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है और म्यांमार एक राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट बना था वह फिर से विघटित हो जाए और कई टुकड़ों में बढ़ जाए? इस पर नजर आपको रखना होगा, क्योंकि अभी जो वहां घटनाक्रम चल रहा है उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कैसी भी स्थिति हो सकती है। चलिए, इस पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से म्यांमार देश के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? इस पर ध्यान देना है। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। देखिए, मैंने यहाँ पर मैप के द्वारा आपको ये बताया भी था। तो जो भी आंसर होगा उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इस पर क्या सोचते हैं कि म्यांमार में जो स्थिति बना हुआ है, यदि कभी सोचिए कि भारत में यही स्थिति हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लीडर कहते रहते हैं कि यहां पर भी सेना में अनिवार्यतः 2-3 सालों के लिए सभी नागरिक को जाना चाहिए। इसके अपने पक्ष में भी तर्क है, लेकिन हां, अनिवार्यता जब आप कह देते हैं तो निश्चित तौर पर आप दबाव डालते हैं। तब क्या विद्रोह हो सकता है भारत में? भारत का क्या इस पर रुख होना चाहिए भारतीय नागरिक होने के नाते? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप ये बताइए, अगर म्यांमार में सेना को हटा दिया जाता है और वहां पर विद्रोही संगठन जो अधिकार कर लेते हैं, तो उसका म्यांमार पे और फिर अगर आप देखेंगे तो एशिया पर और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 2 मिनट लगेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।